नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आपके ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जा करके पूरा प्रेजेंट टेंस पढ़ सकते हैं और उसके साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में गाइस हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। समझते हैं इसका रूल क्या है, इसका करने का नियम क्या है। ठीक है, आइडेंटिफी और रूल जो भी है वो सारी चीजें आज हम प्रॉपर वे में समझने वाले हैं। इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब ही ये हुआ कि इस टेंस के अंतर्गत जो भी कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। ठीक है, जो भी कार्य है वो पास्ट में यानी भूतकाल में ही क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। ठीक है, अगर इसकी बात करें कि इसकी पहचान क्या होती है, तो सबसे पहले इसकी हम पहचान लिख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है, पहचान होती है चुका था, चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, या फिर रहेगा चुकी थे। ठीक है, इत्यादि। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आपको लिखा हुआ मिलेगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी इसके लास्ट में चुका के साथ था शब्द जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो चुका के साथ अगर था शब्द जुड़ा हुआ मिलेगा तो आप समझ जाएंगे यहां पर होने वाला है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसके करने का नियम क्या है, इसको करने का नियम क्या है, रूल क्या है, हम समझ लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस करने का जो नियम है वो नियम ये है कि इस काल में, इस काल में सभी कर्ता, सभी कर्ता के साथ, इस काल में सभी कर्ता के साथ, सभी कर्ता का मतलब एक वचन हो या बहुवचन हो, उन सभी के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, इस काल में सभी कर्ता के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और सहायक क्रिया, और इसमें सहायक क्रिया क्या लगेगी यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सहायक क्रिया हाइड का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया किसका प्रयोग करते हैं, हाइड का प्रयोग करते हैं, करते हैं। बस इतना समझना है केवल, सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस का इतना सा नियम है कि इस काल में सभी कर्ता के साथ यानी सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, उन सभी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्रिया की तीसरी अवस्था लगाते हैं और इसके साथ साथ क्या करते हैं, सहायक क्रिया के रूप में चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर यानी एक वचन हो या बहुवचन हो, हाइड का प्रयोग करते हैं। एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ हाइड का प्रयोग करते हैं। इतना सा इसका पहचान और नियम है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि पिताजी ऑफिस पहुंच चुके थे, पिताजी ऑफिस, पिताजी ऑफिस पहुंच चुके थे, पहुंच चुके थे। चलिए जल्दी से इस टेंस को बनाएंगे। पिताजी ऑफिस पहुंच चुके थे, इस टेंस को बनाना है। तो आप जानते हैं कि पिताजी के लिए क्या होता है, तो कहेंगे फादर होता है ना, फादर हमने लिख दिया। अब आपसे कहा गया कि एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ क्या लगाना है, हेड लगाना है, यानी लिखेंगे फादर हाइड, फादर हाइड। अब देखिए इसमें आप देखिए आपकी वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, माने इस टेंस में क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पहुंचने का काम हो रहा है। क्रिया क्या है, पहुंचना। तो पहुंचना क्रिया अगर हो तो वहां पर हम रीच लिखते हैं पहुंचना के लिए,
और थर्ड फॉर्म की बात करें तो ईडी जोड़ देंगे, रीच्ड हो जाएगा। फादर हैड रीच्ड, कहाँ पहुंच चुके थे? ऑफिस, तो टू ऑफिस। ठीक है, फादर हैड रीच्ड टू ऑफिस, पिताजी कार्यालय या ऑफिस पहुंच चुके थे, है ना। इस तरह से सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, इसी तरह से जैसे लिखा है कि जैसे लिखा हुआ है कि मछुआरे मछलियां पकड़ चुके थे, मछुआरे मछलियां पकड़ चुके थे। ये सेंटेंस आ गया कि मछुआरे मछलियां पकड़ चुके थे। अब इस सेंटेंस को बनाना है तो मछुआरे के लिए लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? मछुआरे के लिए फिशरमैन लिखना है। मछुआरे के लिए क्या लिखेंगे? फिशरमैन लिखेंगे। अब देखिए, हमेशा क्या करना है? सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया पास्ट परफेक्ट टेंस की हाइड है, तो फिशरमैन के बाद क्या लगाएंगे? तो कहेंगे हाइड लगाएंगे। ठीक है, फिशरमैन हाइड। अब इसमें क्रिया क्या है, काम क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं पकड़ना। पकड़ना के लिए होता है कैच, इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो कॉट हो जाएगा। ठीक है, और क्या पकड़ रहे हैं? मछलियां, तो लिखेंगे द फिशेज। फिशरमैन हैड कॉट द फिशेज, यानी मछुआरे मछलियां पकड़ चुके थे। फिशरमैन हैड कॉट द फिशेज। ठीक है, तो इस तरह से असर्टिव सेंटेंस को बनाना है। जब सेंटेंस बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा गया हो तो आपको इस तरह से बनाना है, यानी सब्जेक्ट, फिर हेड लगाना है, उसके बाद आपको वर्ब यानी क्रिया लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। इसी तरह से जैसे लिखा हुआ है, इसी तरह से लिखा हुआ है कि तुम शतरंज खेल चुके थे। तुम शतरंज खेल चुके थे। ठीक है, सेंटेंस है कि तुम शतरंज खेल चुके थे। तुम के लिए क्या लिखोगे? तो कहेंगे तुम के लिए लिखेंगे यू। अब चाहे एक वचन हो या बहुवचन, सभी के साथ कहेंगे हैड लगाना है, यू हैड। अब खेलना, खेलना के लिए क्या होता है? तो कहेंगे प्ले होता है, लेकिन लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा प्लेड। याद रखिएगा, इस टेंस में आपको हर टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यू हैड प्लेड, यू हैड प्लेड। अब क्या खेल चुके थे? तो कहेंगे शतरंज, तो यू हैड प्लेड द, शतरंज के लिए लिखेंगे चेस। ठीक है, यू हैड प्लेड द चेस, यानी तुम शतरंज खेल चुके थे। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनता है। कब? जब लिखा हो सिंपल सेंटेंस। अब हम समझते हैं, अगर आ जाए निगेटिव सेंटेंस तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर इसी में निगेटिव आ गया तो करना कुछ नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, यानी हैड के जस्ट बाद क्या कर देना है? नॉट लगा देना है। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है कि मैं टीवी नहीं देख चुका था। मैं टीवी नहीं देख चुका था। ठीक है, मैं टीवी नहीं देख चुका था। इस सेंटेंस को बनाना है तो कहेंगे मैं के लिए आई लिखेंगे। अब एक वचन हो या बहुवचन, सबके साथ क्या लगाना है? हैड लगाना है। आई हैड, नहीं आया है इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे? नॉट कर देंगे। ठीक है, आई हैड नॉट। टीवी देखना के लिए वॉच होता है, जब कोई वीडियो वगैरह देखा जाए तो वहाँ पर वॉच का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ कर देंगे थर्ड फॉर्म वॉच्ड। आई हैड नॉट वॉच्ड, उसके बाद क्या देखने की बात कर रहा? तो टीवी। आई हैड नॉट वॉच्ड टीवी। ठीक है, मैं टीवी नहीं देख चुका था। इस तरह से निगेटिव का सेंटेंस बनाना है। इसी तरह से है
इसी तरह से है कि राधा पत्र नहीं लिख चुकी थी। राधा पत्र नहीं लिख चुकी थी। ठीक है, राधा पत्र नहीं लिख चुकी थी, तो कहेंगे राधा के लिए सबसे पहले राधा लिखेंगे, राधा के लिए राधा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड लगाएंगे। राधा हैड नहीं आया है तो नॉट कर देंगे, राधा हैड नॉट। लिखना के लिए क्या होता है, तो कहेंगे राइट होता है, थर्ड फॉर्म इसकी रिटन हो जाएगी, राइट, रोट, रिटन। राधा हैड नॉट रिटन, पत्र लिखने की बात कर रहा है तो आ लेटर। ठीक है, राधा हैड नॉट रिटन अ लेटर, यानी राधा पत्र नहीं लिख चुकी थी। राधा हैड नॉट रिटन अ लेटर। तो भाई इस तरह से बनता है इसका नेगेटिव सेंटेंस, यानी क्या करना होता है, जैसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं सेम ये बनता है, बस हैड के बाद नॉट लगा देना। कब? जब सेंटेंस में नहीं आया हो, जब सेंटेंस में नहीं आया हो तो हैड के तुरंत बाद नोट कर देना है, जैसे यहाँ हैड के बाद नोट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से बनाना होता है नेगेटिव सेंटेंस। अब अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम इससे पहले भी जितने टेंस पढ़ाए हैं उन सब में हमने बता रखा है कि इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो वो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आता है, और एक वो जिसमें बीच में आता है। तो यदि प्रश्नसूचक शब्द बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखना है, और अगर प्रारंभ में आएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है। ठीक है, केवल इतना करना है, जैसे कि लिखा हो, जैसे लिखा हो क्या वह आ चुका था, क्या वह आ चुका था, इंट्रोगेटिव का चिन्ह बना देंगे। क्या वह आ चुका था। अब देखिएगा इस सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है, इसका मतलब प्रश्नवाचक शब्द से शुरुआत हुई है। और याद रखना कि अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे अगर इससे शुरुआत होती है तो इसका ट्रांसलेट करते समय प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी कहीं पर भी सेंटेंस में नहीं लिखना है। ये बात आप एकदम समझ लीजिए, रट लीजिए कि यदि प्रश्नवाचक शब्द से शुरुआत होती है तो उसकी अंग्रेजी कहीं पर भी पूरे टेंस में नहीं लिखना है। ठीक है, इसकी शुरुआत क्या से हुई है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, इसके जगह पर सहायक क्रिया लिखेंगे, यानी कि इसकी शुरुआत हैड से होगी। इस बात को याद रखना, इसकी शुरुआत हैड से होगी। हैड के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह, वह के लिए होता है ही, हैड ही, हैड ही। आना क्रिया क्या है, आना, आना की थर्ड फॉर्म कम होती है, कम, केम, कम, हैड ही कम। क्या वो आ चुका था, हैड ही कम, क्या वह आ चुका था। ठीक है, ऐसे ही लिखा है कि क्या तुम चाय पी चुके थे, क्या तुम चाय पी चुके थे, क्या तुम चाय पी चुके थे। सेंटेंस है कि क्या तुम चाय पी चुके थे। तो देखिएगा क्या होगा, शुरुआत हुई है प्रश्नवाचक शब्द से तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है, बल्कि इसके जगह पर सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करना है। उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि यदि प्रश्नवाचक शब्द से शुरुआत होती है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है, उसके जगह पर सहायक क्रिया लिखना है। सहायक क्रिया के बाद सब्जेक्ट हमारा तुम है और तुम की अंग्रेजी यू होती है तो ये लिख देंगे।
जैसे ही आप सहायक क्रिया लिखें, सहायक क्रिया के तुरंत बाद जो सब्जेक्ट हो माने कर्ता, उसकी अंग्रेजी, जो सब्जेक्ट हो उसकी अंग्रेजी। तो हैड यू चाय या कॉफी पीने की कहीं बात हो तो उसके लिए टेक होता है, यानी थर्ड फॉर्म टेकन होती है। हैड यू टेकन द, चाय की बात कर रहा है तो टी लिख देंगे। हैड यू टेकन द टी, अगर यहाँ दूध या पानी पीने की बात होती तो ड्रिंक करते, लेकिन चाय या कॉफी पीने की बात है तो उसके लिए टेक लिखते हैं। तो उम्मीद है ये आप समझ पाए होंगे कि यदि प्रश्नसूचक शब्द प्रारंभ में आएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है, उसके जगह पर सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। अब अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो क्या करना है? जैसे लिखा हो कि अकबर क्यों मर चुका था, अकबर क्यों मर चुका था। सेंटेंस है कि अकबर क्यों मर चुका था। अब सबसे पहले आप देखिए कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया कि प्रारंभ में आया। तो आपने कहा क्यों शब्द आया है बीच में आ रहा है, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है। और नियम समझ लीजिए, यदि प्रश्नसूचक शब्द सेंटेंस के प्रारंभ में ना होकर बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, यानी क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि व्हाई लिखेंगे। और उसकी अंग्रेजी यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखने के तुरंत बाद सहायक क्रिया लिखनी होती है। इस टेंस की सहायक क्रिया हैड है। ठीक है, क्या करना होता है? यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, उसके जस्ट बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि कर्ता। सब्जेक्ट है यहाँ पर अकबर। ठीक है, व्हाई हैड अकबर, मरना के लिए होता है डाई, इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे डाइड। ठीक है, व्हाई हैड अकबर डाइड, अकबर क्यों मर चुका था, व्हाई हैड अकबर डाइड। ठीक है, इसी तरह से अगर लिखा हो कि बढ़ई मेज कब बना चुका था, बढ़ई मेज कब बना चुका था। आप सेंटेंस को देखिए और सबसे पहले ये पता कीजिए कि सेंटेंस में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आया कि प्रारंभ में आया। तो आपने देखा जो कब है ये एक प्रश्नवाचक शब्द है जो कि बीच में है। कब जो है यह एक प्रश्नवाचक शब्द है जो कि बीच में है, और बीच में है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना होगा, यानी सबसे पहले कब की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी कि व्हेन लिखेंगे। हमने कहा प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखने के तुरंत बाद सहायक क्रिया लिखना है, और पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड है, आप प्रॉपर तरीके से जानते हैं। तो व्हेन हैड, उसके बाद सब्जेक्ट की अंग्रेजी बढ़ई है, यानी कि कारपेंटर लिखेंगे, व्हाई हैड कारपेंटर मेज बना चुका था, बनाना के लिए मैक होता है जिसकी थर्ड फॉर्म मैड होती है। व्हाई हैड कारपेंटर मैड, अब क्या बना चुका था? मेज यानी कि टेबल, व्हेन हैड कारपेंटर मैड टेबल, बढ़ई मेज कब बना चुका था। ठीक है, अब इसी तरह से मान लीजिए कोई सेंटेंस और आ गया, कि क्या तुम कहानी सुन चुके थे, क्या तुम कहानी सुन चुके थे।
सेंटेंस आ गया कि क्या तुम कहानी सुन चुके थे। अब आप चेक करें कि प्रश्नसूचक शब्द बीच में आ रहा है कि प्रारंभ में आ रहा है। तो आपने देखा प्रश्नसूचक शब्द आ रहा है प्रारंभ में, और प्रारंभ में आ रहा, इसका मतलब नियम बताया गया है कि इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है। पूरे टेंस में इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है। अगर इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है तो क्या लिखना है, तो इसकी जगह पर सहायक क्रिया लिखना है। यह बात आपको बताई गई है। तो सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी कि यू लिखेंगे। हैड यू, कहानी सुनना, सुनना के लिए हियर होता है, हियर की थर्ड फॉर्म हेयर्ड होती है। हैड यू हेयर्ड, कहानी सुनना, तो सुनना के लिए हेयर्ड हो गया। क्या सुनना, कहानी, यानी कि स्टोरी। हैड यू हेयर्ड स्टोरी, क्या तुम कहानी सुन चुके थे। हैड यू हेयर्ड स्टोरी। ठीक है, तो इस तरह से बनाना होता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उम्मीद है आप प्रश्नवाचक शब्द भी, प्रश्नसूचक शब्द वाले सेंटेंस करने भी सीख पाए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नसूचक शब्दों को बनाएंगे। लेकिन इसी सेंटेंस में एक तरीके से और सेंटेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसी सेंटेंस में आपको एक और तरीके से सेंटेंस देखने को मिलता है। एक और तरीका ये है, जैसे लिखा है कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था। ठीक है, ये सेंटेंस है। सेंटेंस है कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं और दो वर्ब है। ठीक है, एक सब्जेक्ट डॉक्टर है और एक सब्जेक्ट रोगी है। वर्ब भी दो है, यहाँ पहुंचना है और यहाँ मरना है। जहाँ दो सेंटेंस यानी कि इस तरह से हो कि दो सब्जेक्ट हों और दो वर्ब हो, ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं तो लिखेंगे। इसका भी नियम हम लिख लेंगे। इसका बड़ा सिंपल सा नियम है कि जो काम पहले होगा, जो काम पहले होगा उसके साथ, जो काम पहले होगा उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो काम पहले होगा उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस हैड लगाते हैं। प्लस क्या करते हैं, हैड लगाते हैं। और जो काम बाद में होगा, जो काम बाद में होगा उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और इसके साथ कोई आपको हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया नहीं लगाना है। इस बात को आप समझ लीजिए। जो काम पहले होगा उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्रिया की तीसरी अवस्था और हेड लगाएंगे। जो काम बाद में होगा उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और कोई सहायक क्रिया नहीं लगाएंगे। सेंटेंस है कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। यहाँ डॉक्टर बाद में पहुंचा, रोगी पहले मर गया। डॉक्टर बाद में पहुंचा, रोगी पहले मर गया। यानी इस वाले सेंटेंस को हमें पहले बनाना है, इस वाले सेंटेंस को हमें पहले बनाना है और इस वाले सेंटेंस को बाद में बनाना है। ठीक है, तो रोगी मर चुका था, पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो लिखेंगे पेशेंट और हाइड, फिर क्या लिखेंगे डाइड।
पेशेंट हैड डाइड, यानी रोगी मर चुका था, क्योंकि आपने नियम लिखा है जो काम पहले होगा उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड लगाएंगे। तो यहाँ पहले रोगी मर गया, डॉक्टर बाद में पहुंचा, तो यानी इसके साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। अब डॉक्टर के पहुंचने, ये दूसरा वर्क है, तो डॉक्टर का पहुंचने से पहले, तो पहले के लिए कहेंगे सर बिफोर होता है, पहले के लिए क्या होता है, बिफोर होता है, बिफोर द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, डॉक्टर रीच्ड। अच्छा, रीच की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों रीच्ड होती है, तो डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। ठीक है, इस तरह से बनाना होता है सेंटेंस जब दो सब्जेक्ट हों और दो वर्ब हों, यानी कि दो कर्ता हों और दो क्रिया हों। ठीक है, इसी तरह से एक और सेंटेंस को हम देखते हैं और बनाने का ट्राई करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि जैसे लिखा कि मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। इस सेंटेंस में भी दो सब्जेक्ट हैं, यानी दो वर्ब हो रहा है, एक तो विद्यालय पहुंचना और एक घंटी का बजना। ठीक है, हमने कहा जो काम पहले होगा उसके साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप यहाँ देखिए पहले क्या हो रहा है, पहले मैं विद्यालय पहुंचा कि पहले घंटी बजी। तो आपने कहा मैं विद्यालय पहुंचा लेकिन घंटी तो पहले ही बज चुकी थी, यानी ये वाला काम पहले हो रहा है। ठीक है, घंटी बज चुकी थी, तो क्या लिखेंगे, द बेल। अब इसके साथ लगाएंगे हैड लगाएंगे भैया, क्योंकि नियम कह रहा है कि हैड लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिंग रैंग रंग। द बेल हैड रंग, घंटी बज चुकी थी। अब लिखेंगे पहले की अंग्रेजी, यानी कि लिखेंगे बिफोर। अच्छा, कभी कभी यहाँ पर आपको बाद लिखा हुआ मिलता है, मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी बज चुकी थी, तो बाद के लिए यहाँ आफ्टर कर देते, बाकी नियम वही रहेगा। यहाँ पहले रहेगा तो बिफोर कर देंगे, बाद रहेगा तो आफ्टर कर देंगे। ठीक है, द बेल हैड रंग बिफोर, मेरे विद्यालय पहुंचने से, बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, यानी मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। चलिए एक और बाद वाला सेंटेंस करके देखते हैं। मान लीजिए अगर बाद में आ गया, ठीक है, बाद वाला अगर आ गया, जैसे लिखा है कि मेरे घर आने से पहले या आने के बाद, ठीक है, मेरे घर आने के बाद माताजी चावल पका चुकी थी। ये सेंटेंस है कि मेरे आने के बाद माताजी चावल पका चुकी थी। भैया हमने कहा कि जो सेंटेंस पीछे लिखा होगा उसको लाकर पहले करेंगे, जो आगे लिखा होगा उसको ले जाकर पीछे करेंगे। चाहे आप ऐसे समझें या ऐसे समझें, जो काम पहले होगा, जो काम बाद में होगा उसकी अंग्रेजी पहले और पहले वाले की बाद में। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, माताजी चावल पका चुकी थी। अब अगर इस सेंटेंस को हम देखें, अगर थोड़ी देर के लिए आप इतना भूल जाइए, मेरे घर आने के बाद, अगर इतना आप भूल जाइए तो लिखा है माताजी चावल पका चुकी थी।
अब जरा एक बात बताओ, माता जी चावल पका चुकी थी, ये कौन सा टेंस है? आप कहेंगे लास्ट में चुकी थी आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। भाई अभी हमने यही तो पढ़ा है ना कि लास्ट में चुका, चुकी, चुके आवे तो कौन सा टेंस कहेंगे सर? पास्ट परफेक्ट। तो आप इतने को भूल जाइए, इतने को पास्ट परफेक्ट के रूल से बना लीजिए। माता जी चावल पका चुकी थी यानी मदर, माता जी के लिए आप क्या लिखेंगे भाई? माता जी के लिए लिखेंगे मदर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है, हेड लगता है। तो मदर हैड कुक्ड द राइस, मदर हैड कुक्ड द राइस, माता जी चावल पका चुकी थी। इतने की अंग्रेजी हो गई। अब बीच में बाद या पहले जो लिखा हो उसकी अंग्रेजी तो लिखा है बाद, तो बाद के लिए आप लिख देंगे आफ्टर, बाद के लिए आप लिख देंगे आफ्टर, है ना, आफ्टर लिख देंगे। मदर हैड कुक्ड द राइस आफ्टर, मेरे आने के बाद, आफ्टर आई केम, क्योंकि हमने कहा दूसरा वाला जो सेंटेंस बनता है उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? कहेंगे सेकंड फॉर्म लगती है। तो अब आप समझ पाए होंगे, माता जी चावल पका चुकी थी यानी मदर हैड कुक्ड द राइस, बाद के लिए आफ्टर, मेरे आने आई केम। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस तरह के सेंटेंस भी बना पाएंगे जिसमें दो दो बार क्रिया हो रही हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।